दोस्तों, जापान ऐसा देश है जहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 साल के ऊपर है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब ऑन एन एवरेज वहां के लोग कितना जीते हैं और कितने साल जी सकते हैं। यहाँ हर 10 लाख लोगों में 520 सेंटेनरियंस है, मतलब 100 साल जीने वाले लोग। दुनिया में 5 ब्लू जोन्स है जहां लोग आसानी से 90-100 साल जीते हैं। इन 5 ब्लू जोन्स में से जापान में ओकिनावा करीब 150 आइलैंड्स का समूह ऐसा प्रदेश है जहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ऐसे में ये सवाल उठना तो लाजमी है कि ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो जापान में लोगों को इतना जीने के लिए मदद करता है। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिराल्स की बेस्ट सेलर बुक इकिगाई के जरिए हम जानेंगे कि ओकिनावा में लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे वो खुशहाल जिंदगी जीते हैं और लंबी उम्र पाते हैं। साइंटिस्ट ने अपने स्टडी में बताया है कि ओकिनावा में एक्सरसाइज और डाइट के अलावा इकिगाई और सोशल रिलेशंस बहुत बड़ी वजह है जो लोगों को लंबी उम्र देती है। अब ये इकिगाई क्या है? इकिगाई मतलब रीजन टू लिव, जीने की वजह, जीने का पर्पस, आपका पैशन, ऐसा काम करना जिसमें आप एंजॉय करते हैं। ओकिनावा के लोग कहते हैं वो उनका इकिगाई ही है जो उन्हें रोज सुबह उठाता है। जापानीज कल्चर में जिंदगी का पर्पस होना बहुत जरूरी है। इकिगाई क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, इससे हमें जीने का एक मकसद मिल जाता है। हम खुश रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं। इकिगाई होने की वजह से जापान के लोग जिंदगी भर काम करते रहते हैं। वहां रिटायरमेंट जैसी कोई चीज ही नहीं है। साइकियाट्रिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी का आविष्कार किया, जिसकी मदद से हम अपना इकिगाई ढूंढ सकते हैं। इसमें थेरेपिस्ट समझाता है कि आपको एक मीनिंगफुल लाइफ की जरूरत है। थेरेपिस्ट कुछ सवाल पूछता है जिसकी मदद से पेशेंट खुद ही जिंदगी का पर्पस ढूंढता है और अपने फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकल जाता है। एक स्टडी में पाया गया है कि 80% लोगों ने माना कि उनको जीने के लिए एक वजह की जरूरत होती है और 60% लोगों ने कहा कि उनको किसी और के लिए जीना है। लोगोथेरेपी में स्पिरिचुअल डायमेंशन होता है जिसमें पेशेंट फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलने का रास्ता खुद ही ढूंढ लेता है। साइकियाट्रिस्ट ने कंफर्म किया है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन कंसंट्रेशन कैंप्स में उन कैदियों के जीने के चांसेस सबसे ज्यादा थे जिनको अपने जिंदगी में कुछ हासिल करना था, या फिर ऐसा कोई काम जो वो कैद खानों से बाहर निकलकर तुरंत करना चाहते थे। विक्टर फ्रैंकल भी उनमें से एक थे। लोगोथेरेपी पर रिसर्च करना उनका एक पर्पस था। अब हम ओकिनावा के कुछ फैक्ट्स और वहां के लोगों के बारे में जानेंगे। दुनिया के सभी 5 ब्लू जोन्स में लोगों में क्रोनिक इलनेस, हार्ट डिसीज बहुत कम पाए जाते हैं। उनके पास मजबूत जीवन शक्ति और स्वास्थ्य होता है। फ्री रेडिकल्स कम होते हैं और सेक्सुअल हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा होती है। ब्लू जोन्स में लोग अपना टाइम अच्छे से मैनेज करते हैं ताकि कोई स्ट्रेस ना आए। नॉनवेज या प्रोसेस्ड फूड कम खाते हैं और अल्कोहल बहुत लिमिटेड लेते हैं। वो कोई स्ट्रेनियस एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लेकिन लो इंटेंसिटी मूवमेंट्स जरूर करते हैं। ज्यादातर लोग गार्डनिंग करते हैं। जापानीज लोग कोशिश करते हैं कि वो अपनी जिंदगी में आखिर तक एक्टिव रहे। इन 5 ब्लू जोन्स में 3 आइलैंड्स है जहां रिसोर्सेज की बहुत कमी होती है। ऐसे में कम्युनिटी एक दूसरे को हमेशा मदद करती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि सोशल रिलेशंस और फ्रेंडशिप एक बहुत बड़ी वजह है जिससे वहां के लोग खुश रहते हैं। ओकिनावा में रहने वाले लोग सोशल बॉन्डिंग को बहुत महत्व देते हैं। वो इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाते हैं जिनका कोई एक उद्देश्य होता है। जैसे मोआई ग्रुप अपना एक फंड बनाते हैं और मेंबर्स में से किसी जरूरतमंद को फाइनेंशियल मदद करते हैं। ओकिनावा के नॉर्थ में ओगिमी विलेज है जहां लोग कल्चर, फेस्टिवल्स, सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं और एक फैमिली की तरह काम करते हैं। कभी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और डांस करते हैं, कभी कोई स्पोर्ट्स या कंपटीशन लगाते हैं जिसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है। उनके लाइफ में सेलिब्रेशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। ओगिमी में लोग भले ही अपने कामों में बिजी दिखते हैं, लेकिन उनमें एक कामनेस, शांति दिखती है। वो हमेशा अपने इकिगाई को फॉलो करते हैं और हैप्पीली अपना काम करते रहते हैं। ओगिमी में ज्यादातर लोगों के पास अपना खुद का गार्डन है। उनके नेबर्स के साथ अच्छे संबंध है। वो डांस और म्यूजिक के साथ हमेशा सेलिब्रेट करते हैं। उनके लाइफ में एक पर्पस है, इकिगाई है, लेकिन वो उसे इतना सीरियसली नहीं लेते हैं कि वो स्ट्रेसफुल बन जाए। वो रिलैक्स करते हैं, अपना काम एंजॉय करते हैं, अपने काम में पैशनेट रहते हैं। वो अपना कल्चर और ट्रेडिशन में बहुत प्राउड फील करते हैं।
वो लोगों को जोड़ने में विश्वास रखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में ओकिनावा सबसे ज्यादा प्रभावित जगहों में से एक था, लेकिन ऐसे डिस्ट्रक्शन के बाद भी वहां आज सबसे ज्यादा लंबी उम्र वाले लोग रहते हैं। एक खास बात यह भी है कि ओकिनावा में ट्रेन्स नहीं है, तो लोग साइकिल से या पैदल चल के अपना काम करते हैं। दुनिया में करीब 300 से 450 सुपर सेंटेनेरियंस रहते हैं, मतलब 110 साल या उसके ऊपर जीने वाले लोग। इसमें से जब कुछ सुपर सेंटेनेरियंस के इंटरव्यू लिए और उनसे पूछा गया कि आपकी इतनी लंबी उम्र का राज क्या है, तो किसी ने कहा कि अच्छा खाओ और सो जाओ, मतलब रिलैक्स रहो। किसी ने कहा कि उन्होंने कभी नॉनवेज नहीं खाया। किसी ने दिमाग और शरीर को हमेशा बिजी रखा। किसी ने कभी अल्कोहल नहीं लिया, तो किसी के पास लाइफ में एक पर्पस था। और कुछ इंटरव्यूज में वहां के लोगों से हम ये सीख पाए कि उन्होंने जिंदगी में कोई वरीज या चिंताएं नहीं रखी। वो खुद को खुश रखने के लिए रास्ते पर निकलते हैं और सबको हेलो कहते हैं। उन्होंने अच्छी आदतें रखी, जैसे सुबह जल्दी उठना और थोड़ी सी एक्सरसाइज करना, खुद के लिए फार्मिंग करना और उसी से खाना बनाना। वो तरह तरह का खाना खाते हैं, जिससे उनको तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। रोज एक ही समय पर उठते हैं। वो कम्युनिटी में मिलजुल कर रहते हैं। वो जिंदगी में जल्दबाजी नहीं करते, रिलैक्स्ड होते रहते हैं, पीसफुल रहते हैं। वो आशावादी रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, खुद को यंग समझते हैं, खुद को सेंटेनरियन समझते हैं, सोशल सर्विस देते रहते हैं। खाना लिमिटेड खाने के लिए वहां के लोग 80% रूल के हिसाब से चलते हैं। इस कंसेप्ट को जापान में हारा हाची भू कहते हैं, मतलब अपने पेट को भूख के हिसाब से सिर्फ 80% ही भरते हैं। वो छोटी छोटी 4-5 प्लेट्स में खाना लेते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि खाने से भले ही कम कैलोरीज लेनी चाहिए, लेकिन न्यूट्रिएंट्स ज्यादा लेने चाहिए। ज्यादा कैलोरीज लेने से हमारी बॉडी ज्यादा लिथार्जिक बन जाती है और डाइजेशन पर बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करती है। कम कैलोरीज लेने से IGF प्रोटीन कम बनता है और हम जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं। 80% रूल के अलावा आप 5:2 रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब हफ्ते में 2 दिन फास्ट या 500 कैलोरीज से कम खाइए और बाकी दिनों में अपना नॉर्मल डाइट लीजिए। फास्टिंग से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम साफ होती है और उसे रेस्ट भी मिल जाती है। दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और हमें एजिंग से बचाते हैं। जापान में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स डेली कंज्यूम करते हैं, जैसे ग्रीन टी, गाजर, टूना फिश, पत्ता गोभी, प्याज, शकरकंद, जो ओकिनावा में लोग खाते हैं। वो सैंग पिन चा पीते हैं, जो ग्रीन टी और जास्मिन फ्लावर का मिक्सचर होता है। इनके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल कम होना, हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाना, इम्यून सिस्टम का मजबूत होना। वो शिकुआसा फ्रूट भी खाते हैं, जो एक साइट्रस फ्रूट होता है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। रिसर्च बताता है कि सभी ब्लू जोन्स में ये बात खास है कि लोग एक्सरसाइज की जगह नॉन स्टॉप हिलते रहते हैं, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। दे कीप मूविंग। याद रखिए कि आधा घंटा बैठने की वजह से हमारे मेटाबॉलिज्म की रफ्तार 90% घट जाती है, लेकिन उसके बाद 5 मिनट चलने से वो वापस तेजी पकड़ती है। पूर्वी देशों में ऐसे बहुत से प्रैक्टिसेस है जो हमारे माइंड, बॉडी एंड सोल को एक करता है, जैसे योगा, जिसका ओरिजिन भारत है, जापान में भी बहुत प्रचलित है। हठ योगा जापान और पश्चिमी देशों में पॉपुलर है। हठ योगा में सन सैल्यूटेशन, मतलब सूर्य नमस्कार, बहुत फायदेमंद होता है। इसी तरह चाइना में क्विगोंग और ताई ची पॉपुलर है। रेडियो ताइसो जापान के 30% लोग प्रैक्टिस करते हैं और ओगिमी में तो सभी लोग इसे रोज कुछ मिनट्स के लिए करते हैं। ये सारी हल्की एक्सरसाइजेस होती है, लेकिन इनके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये एक्सरसाइजेस आपको मजबूती, शांति और खुशी देती है। आप इन एक्सरसाइजेस के बारे में जरूर पता कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। आप अच्छा स्वास्थ्य महसूस करेंगे। आपको अपना माइंड हमेशा यूथफुल रखना चाहिए। मेंटल एक्सरसाइज नहीं करने से हमारे न्यूरॉन्स और न्यूरल कनेक्शंस कमजोर होते हैं। इसलिए हमेशा ब्रेन को नई इंफॉर्मेशन देते रहना चाहिए, ताकि ब्रेन नए कनेक्शंस बनाते रहे और रिवाइटलाइज हो सके। हमारे एजिंग के लिए मेंटल स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण होता है। स्ट्रेस की वजह से हमारे हेल्दी सेल्स डैमेज होते हैं। हालांकि थोड़ा सा स्ट्रेस बॉडी के लिए अच्छा भी होता है। स्टडीज कहती है जो लोग चैलेंजेस फेस करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, वो लोग उनसे ज्यादा जीते हैं जो बहुत ज्यादा रिलैक्स या जल्दी रिटायर हो जाते हैं। बहुत ज्यादा बैठना अच्छा नहीं होता। अगर आप अपना काम कंप्यूटर या डेस्क पर बैठकर करते हैं
तो आप हाइपरटेंशन या मोटापे को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए रोज 20 मिनट चलिए, एलिवेटर की जगह सीढ़ी से चढ़िए, बच्चों के साथ या पेट्स के साथ खेलिए। जो मॉडल्स होते हैं वो कहते हैं कि जब नेक्स्ट डे उनका फैशन शो होता है उससे पहले वो 9 से 10 घंटे सोते हैं, क्योंकि अच्छा सोने से मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनता है जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है और उम्र लंबी करने के लिए मदद करता है। मेलाटोनिन यूथ को प्रिजर्व करता है। अच्छी नींद के अलावा बैलेंस डाइट से, सूर्य किरण से और स्ट्रेस कम करने से मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है। हमारी बॉडी को यंग रखने के लिए माइंड को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए। जो लोग चैलेंजेस को पॉजिटिवली लेते हैं और अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं, ऐसे लोग भी लंबी उम्र की तरफ बढ़ते हैं। स्टोइक एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब संकट में भी स्थिर रहना, क्योंकि स्टोइक एटीट्यूड आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करता है और स्टेबिलिटी बढ़ाता है। किसी भी काम में जब आप खो जाते हैं या फिर मग्न हो जाते हैं तो आप स्टेट ऑफ फ्लो में होते हैं। ऐसा फ्लो लाने के लिए आप ऐसा काम कीजिए जो आपके एबिलिटी के आसपास हो, मतलब ज्यादा आसान भी नहीं और ज्यादा मुश्किल भी नहीं। काम थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर हो तो स्टेट ऑफ फ्लो के लिए बेस्ट कंडीशन होती है। किसी काम में प्लेजर और सेटिस्फैक्शन का मतलब है आप अपने इकिगाई के रास्ते चल रहे हैं। किसी भी काम का ऑब्जेक्टिव क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए, इससे आप अपने काम को या गोल को जल्दी फिनिश कर पाएंगे। लेकिन गोल एक बार फिक्स करने के बाद प्रोसेस पर फोकस करना है, फ्लो में रहना है। किसी एक समय पर एक ही काम कीजिए। जो लोग कहते हैं कि वो मल्टीटास्किंग में बहुत एक्सपर्ट है, वो लोग भी इतने प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। फोकस करने के लिए या फिर स्टेट ऑफ फ्लो में रहने के लिए किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। किसी टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए आप गूगल पर कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं, लेकिन उसी बीच अगर आप रैंडमली सर्फिंग करने लग जाते हैं तो आप अपना फ्लो बिगाड़ रहे हैं। इससे आपका टाइम वेस्ट होता है और आप शायद ज्यादा मिस्टेक्स भी करने लग जाते हैं। अपना फ्लो मेंटेन करने के लिए और अपने इकिगाई के कांटेक्ट में रहने के लिए ये चीजें ध्यान में रखिए। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले कोई भी स्क्रीन मत देखिए। फ्लो में आने के बाद तुरंत अपना फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। हफ्ते में एक दिन के लिए टेक्नोलॉजिकल फास्टिंग कीजिए, मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मत कीजिए। अपने ईमेल्स दिन में 2 बार ही चेक कीजिए। काम के बीच छोटे ब्रेक्स लेते रहिए। कभी अगर आप डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं तो तुरंत अपने ट्रैक पर आने की प्रैक्टिस रखिए और अपने कामों को शेड्यूल कीजिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने काम को हमेशा एंजॉय किया। वो कहते हैं कि अगर वो फिजिसिस्ट नहीं होते तो वो म्यूजिशियन होते। वो जब मैथ्स और फिजिक्स पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते थे तब वो म्यूजिक बजाते थे। वो अपने दोनों काम एक स्टेट ऑफ फ्लो में लाते थे और वही उनके इकिगाई थे, जिसमें उन्हें अनलिमिटेड खुशी मिलती थी। स्टेट ऑफ फ्लो को पाने के लिए रिचुअल्स का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपको स्टेट ऑफ फ्लो में जाने के लिए शुरुआत मिलती है। याद रखिए कि फ्लो एक मसल की तरह है। आप जितना ज्यादा उसे ट्रेन करेंगे उतना ही ज्यादा आप फ्लो में रहेंगे और अपने इकिगाई के करीब रहेंगे। जब किसी का इकिगाई क्लियरली डिफाइंड होता है तो उसे कोई भी बाधाएं रोक नहीं सकती। वो उस काम में सदा एक्टिव रहता है और कभी गिव अप नहीं करता है। इस कंसेप्ट को रेजिलियंस कहते हैं। रेजिलियंस मतलब किसी भी संकट का सामना करने की आपकी काबिलियत। रेजिलियंट लोगों को पता होता है कि कैसे अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ निरंतर बढ़ते रहना है। बुद्धिज्म और स्टोइसिज्म ने हमें इमोशनल रेजिलियंस सिखाया है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अपने उम्र के 29वें साल में अपनी सारी धन दौलत छोड़ दी थी और संन्यास लिया था, लेकिन सन्यासी होकर उनको कोई खुशी नहीं मिली या कोई अच्छा वेलबींग उन्होंने महसूस नहीं किया। तब उन्हें ये समझ आया कि हम हमारे प्लेजर्स या सुख को पूरा नजरअंदाज नहीं कर सकते। बस इतना सावधान रहना है कि ये प्लेजर्स हमें गुलाम भी बना सकती है। साइप्रस के ज़ीनो, जिन्होंने स्टोइसिज्म का सिद्धांत बताया, उन्होंने भी अपने काल में ऐसी ही खोज की। वो ये कि प्लेजर्स को एंजॉय करना गलत नहीं है, बस उन प्लेजर्स का, डिजायर्स का, इमोशंस का हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे साथ सबसे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। एंशिएंट रोम में अपने काल में सेनेका नाम के सबसे धनी व्यक्ति रहते थे, फिर भी वो स्टोइसिज्म प्रैक्टिस करते थे। वो रोज रात को नेगेटिव विजुअलाइजेशन करते थे। कभी कभी वो अपने महल में एक हफ्ता बिना नौकर चाकर के रहते थे, बिना खाए पिए रहते थे। इससे वो अपनी जिंदगी में सबसे बुरी सिचुएशन देखते थे और अपने दिमाग में एक रेजिलियंस रखते थे। मजबूत इमोशंस के लिए मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। इससे हम नेगेटिव इमोशंस जैसे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इन पर कंट्रोल रख सकते हैं।
बुद्धिज्म और स्टोइसिज्म ने हमें सिखाया है कि वर्तमान में जो है उसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास्ट और फ्यूचर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो भी आज हमारे पास है, हमारे प्रियजन है, वो कभी ना कभी गुम हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है, लेकिन इससे निराश होने की जरूरत नहीं। इसके उलट हमने हमारे वर्तमान में हमारे प्रियजनों के साथ ज्यादा प्यार से रहना चाहिए। वाबी साबी एक जापानीज कंसेप्ट है जो बताता है कि परफेक्ट चीजों में खूबसूरती नहीं ढूंढनी चाहिए, उसके उलट इम्परफेक्ट चीजों में खूबसूरती ढूंढिए और उसमें आगे बढ़ने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देखिए। जैसे पश्चिमी देशों में बनाई हुई बिल्डिंग्स खूबसूरत दिखती है और परफेक्ट लगती है, लेकिन जापानीज आर्किटेक्चर में स्ट्रक्चर्स लकड़े से बनाए जाते हैं या इम्परफेक्ट बनाए जाते हैं, जिससे ये ध्यान में रहता है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। एक और कंसेप्ट इचिगो इचिई कहता है कि अपने प्रेजेंट पर फोकस कीजिए, हर मोमेंट को एंजॉय कीजिए, और शायद इसीलिए अपने जिंदगी में इकिगाई का पता लगाना और उसे पाने की कोशिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंटी फ्रजाइल कंसेप्ट रेजिलियंस कंसेप्ट के एक कदम और आगे है। रेजिलियंस हमें किसी सदमे से बचाता है और हमें नॉर्मल रखता है, जबकि एंटी फ्रजाइल सदमे से बचाता तो है ही, साथ ही साथ हमें और मजबूत करता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको किसी कंपनी से सैलरी मिलती है और कभी आपकी कंपनी किसी संकट में आ जाती है तो आपका जॉब भी हाथ से जा सकता है। लेकिन अगर आप अपने जॉब के साथ कोई सेकेंडरी काम भी करते आ रहे हैं तो ऐसे संकट में आप अपने सेकेंडरी काम को ज्यादा समय दे सकते हैं और हो सकता है कि वो सेकेंडरी काम आपको ज्यादा पैसा कमा कर दे। इस तरह से अगर आप एंटी फ्रजाइल एटीट्यूड रखते हैं तो हर संकट में आप और मजबूत होते जाएंगे। आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधारेंगे और अपने इकिगाई पर और अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो हम ओकिनावा के लोगों से लंबी उम्र के राज के बारे में क्या सीख पाए? एक्टिव रहना है, कभी रिटायर नहीं होना है, खाना कम खाना है, अपना पेट 80% ही भरना है, अच्छे दोस्तों के साथ रहना है, स्माइल कीजिए, चीयरफुल रहिए, अपनी बॉडी मोशन में रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने शरीर को रिचार्ज करने के लिए नेचर से हमेशा कांटेक्ट रखिए, रोज थैंक्स कहिए, नेचर को थैंक्स कहिए, अपने फैमिली को थैंक्स कहिए, प्रेजेंट में रहिए, मतलब पास्ट को रिग्रेट मत कीजिए, ना ही फ्यूचर की चिंता कीजिए, और फाइनली अपना इकिगाई फॉलो कीजिए, अपना पैशन फॉलो कीजिए। ओकिनावा और जापान के लोगों के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम ऑथर हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिराल्स का धन्यवाद करते हैं और आपको इनकरेज करते हैं कि आप किताब पढ़ें, क्योंकि किताब पढ़ने से आप नए कंसेप्ट जानते हैं, आप इंस्पायर भी हो सकते हैं। इस किताब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।